गुड इवनिंग दोस्तों, मैं एजाज़ अहमद आपके अपने चैनल में अपने चैनल हिस्ट्री नामा में आपका स्वागत करता हूं और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में फॉरवर्ड करें। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कुछ ऐसी बातें जो एक पॉलिटिकल पार्टी के बारे में है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में। इंडियन नेशनल कांग्रेस कहाँ तक सेकुलर है, किस हद तक कम्युनल है, या इसका क्या अस्तित्व है, क्या इसकी पॉलिसीज़ है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कस करना चाहता हूँ आपसे। बात करूँगा मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू से, शुरुआत इसकी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बने अंग्रेज़ों के जाने के बाद, तो उनके सामने बहुत बड़े चैलेंजेस थे। बहुत सारे ऐसे मुल्क, नॉर्थ ईस्ट के तमाम सारे ऐसे स्टेट थे जिनको उन्होंने हिंदुस्तान में मिलाया। हैदराबाद की रियासत थी, कश्मीर का विलय था। इन्होंने या कांग्रेस पार्टी ने सरदार पटेल के साथ मिलकर के काफ़ी सराहनीय काम किया। लेकिन याद रहे, उनके लिए कभी भी हिंदू मुसलमान की पॉलिसी उन्होंने नहीं अपनाई। उनके लिए हिंदू मुसलमान सब एक थे, जबकि उस समय मुसलमान एक बहुत बड़ा धड़ा पाकिस्तान जा चुका था। वो एक्चुअली ये जो बंटवारा हुआ था वो आबादी के ऊपर नहीं था, वो हिंदू मुसलमान के ऊपर बंटवारा नहीं था, बल्कि मुस्लिम लीग की एक जिद थी और इस जिद को कांग्रेस ने फलने फूलने दिया और उसे मटेरियलाइज होने दिया, जो ये गलत कदम था। लेकिन ये ज़रूर था कि यह दूरंदेश लोग ये समझते थे कि जब तक ये मुस्लिम लीग के लोग यहाँ पे रहेंगे तब तक इनके भारत के विकास में अड़चनें पैदा करते रहेंगे। वहाँ पर मुस्लिम लीग का भी मानना था कि हमें तो यूं ही दे दिया, हम तो पावर की बात कर रहे थे, हमें प्रधानमंत्री बना देते, पूरा मुल्क देने की क्या ज़रूरत थी। तरह तरह की बातें आती हैं, लेकिन उस पचड़े में हम नहीं पड़ते। हमें सिर्फ ये देखना है कि उसके बाद भी तमाम सारे माइग्रेशन हुआ, काफ़ी लोग पाकिस्तान गए, पाकिस्तान रास नहीं आए तो वापस आए, बल्कि हम ये कहते हैं कि वहाँ से भी काफ़ी लोग माइग्रेट करके यहाँ पर आए और यहाँ पे आके बस गए। यहाँ पे तो रास आना ही था, क्योंकि यहाँ पे तो नेहरू सरकार थी, यहाँ पर तो कांग्रेस गवर्नमेंट थी, जो एक सेकुलर गवर्नमेंट थी, जिसे किसी हिंदू मुसलमान से कोई लेना देना नहीं था। वो तो हिंदुस्तान को इसी तरह से मान के चलते थे कि हिंदुस्तान एक रेनबो की तरह से है, जिसमें तरह तरह की रोशनी है, तरह तरह के एक बागीचे की तरह है, जिसमें अलग अलग रंगों के फूल हैं और ये फूल खिलते रहेंगे तो बागीचे की इस हिंदुस्तान की खूबसूरती को चार चांद लगता रहेगा। हर कम्युनिटी को, हर जात को, हर वर्ग को इन्होंने अपनी नीतियों द्वारा खुश करने का प्रयास किया। आप अंदाज़ा लगाइए, जब आज़ादी की लड़ाई ख़त्म हुई थी, हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था, तो हिंदुस्तान में क्या था? हिंदुस्तान में ना कोई एजुकेशन सिस्टम था, ना ही किसी तरह का कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री वगैरह थी। बहरहाल इनके लिए एक बहुत बड़े चैलेंज थे, जिसे इन्होंने निपटा। जवाहरलाल नेहरू से कंधा मिलाकर चलने वाले इंदिरा गांधी, उन्होंने भी जवाहरलाल नेहरू की नीति को फॉलो किया और कट्टरपंथी ताकतों से हमेशा लड़ाई लड़ती रही। कोई भी कट्टरपंथी हो, चाहे सिख हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, हर किसी के कट्टरता के खिलाफ थी। और उनका मानना है, अगर छोटी मोटी कभी हादसे होते भी थे, मैं बताना चाहता हूँ कि इंदिरा गांधी के ज़माने में कम्युनल राइट्स बहुत ज़्यादा हुए, लेकिन कम्युनल राइट्स जो थी वो कट्टरपंथी ताकतें कर रही थी और उस कट्टरपंथी ताकतों से निपटा भी इंदिरा गांधी ने काफ़ी कुछ। और ये चाहती थी सबका शेयर हो, ये भारत सबका है, सबको एक साथ लेकर के चलना है। लेकिन बदकिस्मती से इंदिरा गांधी को आतंकवादियों ने उनकी हत्या कर दी। उससे पहले हम देखते हैं गोल्डन टेम्पल में जब इन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलवाया था, तो इनके लोगों ने, कांग्रेस के सलाहकारों ने ये सलाह दिया था कि सिख जो उनके पर्सनल गार्ड हैं उन्हें हटा दिया जाए। इंदिरा गांधी ने शुरू से इसे खारिज कर दिया कि नहीं,
ये मेरे बच्चों की तरह से हैं, ये यहीं रहेंगे, मेरे साथ ही रहेंगे, मेरी हिफाजत करेंगे। लेकिन वही बच्चे उन्हीं के घर में, उन्हीं के आवास में गोलियों से भून देते हैं। ये इंदिरा गांधी की दरिया दिली थी कि अगर वो चाहती तो उन सबको हटा सकती थी, अपनी सेफ्टी बढ़ा सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो एक लोकप्रिय नेता थी। उनके मृत्यु के बाद इस दौर आता है राजीव गांधी का। हम देखते हैं कि इंदिरा गांधी के समय से ही जब इन्होंने देखा कि तमाम दमन चक्र चलाया कम्युनल राइट्स के दौरान, कम्युनल राइट्स तो बहुत सारे ऐसे नेता जो अलगाववादी नेता थे, जो कट्टर थे, जो किसी न किसी संगठन से जुड़े हुए थे, वो एक करके कांग्रेस में घुसने की कोशिश करे। राजीव गांधी के आने पर ये कट्टर शक्तियां काफ़ी ताकतवर हो चुकी थी कांग्रेस के अंदर। और कांग्रेस में हम देखते हैं कि ये राजीव गांधी उनके हाथों की कठपुतली सी बन गए थे राजनीतिक तौर पे। हालांकि राजीव गांधी में एक बहुत बड़ी सलाहियत थी। आज जो कंप्यूटर युग है, आज जो मोबाइल युग है, ये तमाम सारी व्यवस्था लाने वाले राजीव गांधी हैं। राजीव गांधी ने हिंदुस्तान को एक नया हिंदुस्तान बनाया, मॉडर्न हिंदुस्तान बनाया। हम ये कह सकते हैं अगर कोई सेकंड मॉडर्निज्म कोई लाया है हिंदुस्तान में तो राजीव गांधी हैं। लेकिन यहाँ पर वो चूँकि डेमोक्रेसी है, वोट लेकर ही जीता जा सकता है, इसलिए लोगों ने समझाया कि आप जो है एक कम्युनिटी को बढ़ावा देंगे तभी जाकर के आपको सफलता मिल पाएगी। इसीलिए सेकंड टाइम राजीव गांधी ने जो अपना कैंपेन शुरू किया था वो अयोध्या से किया था। ताला इनके समय में खोला गया था बाबरी मस्जिद का। तो इस तरह के कुछ ऐसे फैसले हुए जो खुद ये नहीं करना चाहते थे, लेकिन कट्टर शक्तियाँ बहुत ज़्यादा इसमें शामिल हो चुकी थी। चाहे वो नॉर्थ के कट्टरपंथी हों, चाहे साउथ के कट्टरपंथी हों, इसमें शामिल हो गए थे। इसके बाद बहरहाल इनकी हार तो नहीं हुई, लेकिन वीपी सिंह ने, जिसने भागलपुर से अपना कैंपेन शुरू किया था, वो इसमें विजयी हुए थे और इन्होंने करारी हार दी थी कांग्रेस को। मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसी अवस्था में राजीव गांधी की भी मृत्यु हो गई थी। राजीव गांधी की मृत्यु के बाद वह कट्टर शक्तियों के हाथ में चला गया। इस कांग्रेस की कमान पीवी नरसिम्हा राव यहाँ के प्रधानमंत्री बने। सारा मेजॉरिटी वोट पीवी नरसिम्हा राव के हाथ में चला गया और पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने। पीवी नरसिम्हा राव चाहते तो इंदिरा की और नेहरू की पॉलिसीज़ को दोबारा वापस ला सकते थे, लेकिन इनके सामने, इनके समय में, चूँकि वह भी उन्हीं कट्टर नेताओं में से एक थे, उन्हीं संकीर्ण नेताओं में से एक थे जिन्होंने हिंदू मुस्लिम को गैप करने की कोशिश की थी, जिन्होंने हिंदू मुस्लिम को अलग करने की, बंटवारे वाली कोशिश की थी। इनकी कोशिश, इनकी पॉलिसी नेहरू की पॉलिसी से अलग थी, इनकी पॉलिसी इंदिरा की पॉलिसी से अलग थी। और नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस जो थी वह अनपॉपुलर होती चली गई धीरे धीरे। फिर हम देखते हैं कि ऐसी अवस्था में इसके बाद एनडीए की गवर्नमेंट आई। ये अच्छे प्रधानमंत्री साबित हुए अटल बिहारी वाजपेयी। सत्य को पसंद करते थे, सच्चाई को पसंद करते थे, लेकिन बहरहाल मैं इस वक्त कांग्रेस की बात करना चाह रहा हूँ। इसके बाद नेक्स्ट जो कांग्रेस का प्रधानमंत्री बना वो थे मनमोहन सिंह। मनमोहन काफ़ी सूझबूझ वाले आदमी थे। जब वर्ल्ड डिप्रेशन चल रहा था तो हिंदुस्तान को उस डिप्रेशन से उन्होंने उबारा था। यहाँ तक कि बराक ओबामा जैसे यूएसए के प्रेसिडेंट्स उनसे सलाह लिया करते थे। यानी कि उस वक्त हमारा हिंदुस्तान ऐसा था कि जब लोग सलाह लेते थे हमारी, जब यहाँ के प्रधानमंत्री की नीतियों को अपने यहाँ लागू करते थे, वह प्रधानमंत्री सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री था। अगर उसके हाथ में कमान अगले 10 साल बाद भी होती, इस लोगों ने कभी बदले की राजनीति नहीं की। सारे लोग सुखी थे और इसमें कट्टर शक्तियों का ज़्यादा रोल नहीं था। किसी को उतना ही बोलने की इजाज़त थी जो हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी जनता के, हिंदुस्तानी नीति के फेवर में होती थी। कोई भी पार्टी का नेता
आउट ऑफ द वे जा कर के हिंदू मुस्लिम में नफ़रत करने की कोशिश नहीं की थी। इन्होंने मुद्दों की बात की थी, इन्होंने मुद्दों पर अपनी सरकार चलाई थी और हिंदुस्तान को काफ़ी आगे बढ़ाया था। अब मनमोहन सिंह के बाद अब जब दूसरी सरकार आई, ये फिर एनडीए की सरकार आई, बीजेपी की सरकार आई, ऐसे में कांग्रेस के दो नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सामने आते हैं। अब उनकी नीति क्या होती है, लेकिन इनके भाषणों से, इनके विचारों से तो यही लगता है कि ये सेकुलर कैरेक्टर के लोग थे, ये सेकुलर नेचर के लोग थे, ये इंदिरा की सोच वाले हैं, ये नेहरू के सोच वाले हैं। अभी तक इन्होंने ऐसे नीतियां नहीं चलाई की, अभी इन्होंने कोई ऐसा वक्तव्य नहीं की दिया। भले ही इलेक्शन हारते गए, लेकिन इन्होंने कम्युनल प्लेटफॉर्म को नहीं अपनाया और हमेशा कम्युनल शक्तियों को इन्होंने देश का विरोधी समझा। जिसने भी इस कम्युनलिज्म को आगे बढ़ाया, जिसने भी कम्युनलिज्म की बात की, जिसने कम्युनलिज्म को मुद्दा बनाया, उनकी इन्होंने मुखालफत की। यही एक जन नेता के रूप में सामने आए हैं। मैं किसी पार्टी का फॉलोअर तो नहीं हूँ, लेकिन एक एक करके विश्लेषण ज़रूर करता रहूँगा हर पार्टी का। आज मैंने किया है कांग्रेस का, आगे फिर मैं बीजेपी या और दूसरी पार्टियों के बारे में अपना विश्लेषण लेके पेश होऊंगा। आज बस इतना ही।